नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करते हैं अध्याय 9 का क्लास पहला है। इस चैप्टर का नाम है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 8 के बारे में पढ़ा था, जिसमें लैंग्वेज एवं थॉट का पूरा अध्ययन किया था हम लोगों ने। आज हम समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के बारे में कॉन्सेप्ट बनाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, लैंगिक मुद्दे और लिंग के आधार पर जो है श्रम का विभाजन किस प्रकार से होता है, इसको देखेंगे। पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण जो है लैंगिक भेदभाव किस प्रकार से किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव कैसे होता है, इस प्रकार इसको पढ़ेंगे। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसका भी अध्ययन करेंगे। इसमें इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस चैप्टर से प्रत्येक साल 1 से 3 क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसमें। लैंगिक मुद्दा और लिंग के आधार पर जो श्रम का विभाजन है। लैंगिक असमानता के बारे में समझते हैं कि लैंगिक असमानता क्या होता है। लैंगिक असमानता जो है, लिंग के आधार पर अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो लैंगिक असमानता कहलाती है। और लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष का जैविक बनावट ही नहीं होता, बल्कि समाज में जो प्रचलित विचार रूढ़िवादी विचारधारा है, वो भी इसके लिए जिम्मेवार होता है। लड़के एवं लड़कियों के लालन पालन के क्रम में यह मान्यता उसके मन में बैठा दी जाती है कि गृहस्थी चलाने और बच्चों का लालन पालन जो है करने के लिए स्त्रियां हैं, और पुरुष वर्ग जो है बाहर का काम करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये काम नहीं कर सकते हैं या महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती है। दरअसल वे ऐसा सोचते हैं कि ऐसे कामों में सिर्फ महिलाएं ही काम कर सकती हैं या उनकी ही जिम्मेवारी है। ये विचारधारा जो है पहले से भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है, परंतु अगर हम बात करें तो पहले की अपेक्षा कम हुई है। आज जो है महिलाएं बहुत से सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिकाओं को अदा कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में अपना जो है काम कर रही है। आज की महिलाएं जो है वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर काम कर रही है। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जहाँ, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि बहुत से देश हैं जहाँ पर जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा वहाँ पर बताया गया है। आज़ादी की बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति जो है काफ़ी सुधरी हुई थी, सुधार आई, परंतु आज भी समाज जो है पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान है। कई तरह के भेदभाव जो है आज भी महिलाओं के साथ की जाती है। महिलाओं में साक्षरता की दर अगर हम बात करें तो आज भी 65% ही है और पुरुष वर्ग में 82% है। उच्च शिक्षा में भी जो है लड़कियों को एक सीमित संख्या उच्च शिक्षा में लड़कियों की एक सीमित संख्या ही आगे बढ़ रही है। लेकिन कई जगह हम ये भी देखते हैं कि लड़कियों ने लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा सफलता प्राप्त कर ली। उनका प्रदर्शन आज भी बहुत क्षेत्र में लड़कों से बेहतर है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें जो है आज भी पहले की तरह ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि माता पिता अपने संसाधनों में से जो है बराबर खर्च की बजाय लड़कों पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट यह भी सच है कि आजकल जो है खर्च करने वाले माता पिता का विकास हो चुका है, यानी कई माता पिता जो है अपने लड़कियों पर भी खर्च करते हैं। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में ऐसा कहा गया है कि समान काम के लिए जो है समान वेतन का प्रावधान है। ऐसे कल कारखानों या खेलकूद, सिनेमा, कई ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर जो है काम तो समान रूप से ले लिया जाता है, परंतु मजदूरी जो है समान नहीं दी जाती है। भारत में भी कई हिस्सों में आज माता पिता जो है लड़कों की चाह रखते हैं। लड़की के जन्म पर उन्हें खुशी नहीं मिलती है। कई तरीके से जन्म से पहले ही उसे ख़त्म कर देने की चाह उनके अंदर पनपती रहती है और वो चाहते भी हैं। इस तरह से हम लोगों ने लैंगिक मुद्दे के बारे में पढ़ा और श्रम के लिंग के आधार पर जो
श्रम का विभाजन किया जाता है उसको पढ़ा। अब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण जो है लैंगिक भेदभाव किस तरह से उत्पन्न होता है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूर्वाग्रह के बारे में जानना जरूरी है और रूढ़िवाद के बारे में। पूर्वाग्रह जो है इसका अर्थ होता है जब हम किसी समाज, वर्ग, धर्म व कार्य के बारे में पहले से ही कोई राय या धारणा बना लेते हैं और इस मतलब अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह होता है। और जब हम रूढ़िवाद की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जब व्यक्ति समाज के किसी वर्ग या परिघटना के प्रति सभी लोग एक धारणा अस्थाई बना लेते हैं। मतलब एक धारणा जो होता है वो दिमाग में पूरी तरह से अस्थाई यानी बिठा लेते हैं, तो वह रूढ़िवाद धारणा होती है। जैसे और ये जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद धारणा है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। वो बस नेगेटिव चीज़ को माइंड में धारण कर लिए हुए हैं। इसमें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे भारत की ज़्यादातर लड़कियां घरों में घरेलू कार्य करती है। इसी आधार पर कोई व्यक्ति जो है सभी लड़कियों से यही अपेक्षा करे कि लड़कियां घर के कार्य के लिए बनी है, चाहे वो ऑफिशियल वर्क कर रही हो या फिर उसके पास और भी बहुत सारे काम हो। फिर भी अगर कोई ये सोचे कि लड़कियां तो सिर्फ घर के कार्य के लिए ही बनी है, तो इस प्रकार की जो धारणा है उसी को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। पूर्वाग्रह की बात करें तो लड़कों को किसी काम से वंचित लड़कियों को किसी काम से अगर वंचित करते हैं तो ये भी पूर्वाग्रह का उदाहरण है। किसी विद्यालय में अतिथि के लिए लड़कियों को ही नियुक्त किया जाता है उसके स्वागत सत्कार के लिए, तो यह शिक्षक की रूढ़िबद्ध धारणा है। यह कहना कि लड़कियों को घरेलू कार्य के ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि अंततः उन्हें गृहस्थ ही संभालना है, तो इस प्रकार की जो धारणा है वो रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है। यह कहना कि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों में स्मृति, कौशल अपेक्षाकृत अधिक होती है जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है, या प्रत्येक स्थिति में समान हो मतलब यह जो है प्रत्येक स्थिति में समान नहीं होता है। ऐसा अगर हम कह देते हैं कि लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा तेज होती है, लड़कों में ये तेज होता है, तो ये हमेशा समान नहीं होता है। उल्ट इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। स्त्रियां भी गत्यात्मक योग्यता हासिल कर सकती है, पुरुष भी जो है स्मृति कौशल में अधिक दक्ष हो सकता है। इसीलिए एक शिक्षक को इस प्रकार की जो जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता से प्रभावित ना हो। इस तरह से हम लोगों ने पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के जो कारण लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है उसको पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे कि जो है विद्यालय में लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने के कारक कौन कौन से हैं इसका अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें अध्याय 9 का जो क्लास 2 होगा उसको पढ़ेंगे, वो लास्ट क्लास होगा। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।